गरम है मैदानी सियासत। मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला। कौन है कौम और मुल्क की जरूरत? किसने की आइन से बगावत? जहर पिलाया गया, शहीद किया गया। इन्होंने मुझे यहाँ किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। आपका अपना प्रोग्राम तकरार दे रहा है आपको बहस और तकरार करने का मौका। गरीब आदमी सिर्फ यही काम कर रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है, बाकी कुछ नहीं कर रहा। जो सिलेक्ट हुए उनको नहीं पता हम सिलेक्ट हो चुके हैं, वो तस्लीम नहीं कर रहे कि हम सिलेक्ट हो चुके हैं। तो आवाम को बेवकूफ तो नहीं बना सकते। वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ चले जाएगा, दफना देंगे। देखते रहिए तकरार कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से 11 बजे तक सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। हाँ हाँ हाँ। खलील भाई, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखते हैं आपको सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है खूबसूरत प्रोग्राम हम आपके लिए लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट देखते हैं। हमेशा की तरह कहते हैं कि मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आवाजें दूर दूर तक जा भी रही है। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना, उसका खास ख्याल रखिए। अपने टॉपिक पे रहिए, अपनी बात पे रहिए तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी हम बात करेंगे कि जिस तरह ट्रम्प गए, आपने देखा कि लंदन ट्रम्प गए तो उनका इस्तकबाल बड़े जोश और खरोश से किया गया, मगर उनका जो बयान आया उसको भी आपने देखा कि उन्होंने कहा कि अगर यूके में अगर किसी ने हमला किया तो समझे वो अमेरिका पे हमला होगा। तो हमारा आज क्वेश्चन ये है कि किसके कहने पे आके ट्रम्प ने, किसने दबाव डाला और ट्रम्प ने ये अपना बयान दिया। तो क्या अपने इस बयान पे ट्रम्प कायम रहेंगे या एकदम चेंज हो जाएंगे? दुनिया, आपने देखा दुनिया के हालात किस तरफ जा रहे हैं, खत्ते में किस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं, पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हुई भी है। और दूसरे टॉपिक पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच हुआ जिसमें पाकिस्तान के साथ जो इस तरह की जातियां की गई, तो मगर अभी शेक हैंड नहीं मिलाया गया, तो जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एतराजात किया गया, दोनों कप्तान ने हाथ क्यों नहीं मिलाया, तो बड़ी इस पे बातें हुई। उसके बाद सुनने में आया था कि पाकिस्तान बाइकाट कर देगा, मगर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की बाइकाट करने की, मगर हुआ नहीं। तो अब वापिस पाकिस्तान खेल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये इस खेल के जरिए, पहले सियासत आई इस खेल के अंदर, मगर अब मुकाबला किया गया, हमारे क्रिकेटर ने बहुत अच्छे से मुकाबला किया और हमारे क्रिकेटर अब मैदान में दोबारा से उतर रहे हैं। भारत के क्रिकेटर भी आपस में खेलने के लिए तैयार हो गए हैं, दोनों आपस में खेलेंगे। तो आपको क्या लगता है भारत और पाकिस्तान में जो ना इत्तेफाकियां बढ़ती चली जा रही थी, तो क्या दोबारा से इत्तेफाक हो जाएगा, दोबारा से इनके अपने हालात बेहतर होंगे इस खेल के जरिए या नहीं होंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मगर दोबारा कहते हैं लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से रखिए, अच्छे लफ्ज बोलिएगा। मेरे साथ है क्या कहते हैं वसीम भाई भी मौजूद है, और मेरे साथ वसीम भाई भी मौजूद है, तो और उनके साथ एक और साहब है, क्या नाम है उनका इरफान भाई? जी, उनका नाम है खलील अजहर साहब है और टोरंटो की जानो पहचानी शख्सियत है, अदबी शख्सियत है। अदब से इनका गहरा ताल्लुक है, सियासत पे इनकी गहरी नजर है। सियासत पे उनकी गहरी नजर, तो सबसे पहले उन्हीं से है ना, क्यों ना लिया जाए पहले। खलील साहब है इनका नाम, सैयद खलील साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनकी है ना अभी वसीम भाई ने बताया है कि सियासत पे बहुत गहरी नजर है, तो उनसे और अदब से बहुत अच्छा ताल्लुक रखते हैं, तो काफी जौक वाले लग रहे हैं खलील साहब। तो सर आपसे ही क्वेश्चन करते हैं, आप बताइए कि आप क्या देखते हैं ये जो हालात हुए हैं, अभी ट्रम्प साहब जो गए हैं और ट्रम्प की पॉलिसियां आप देख ही रहे हैं कि सारी ही नाकाम हुई हैं। अभी आपने देखा कतर पे हमला हुआ, अभी आपने देखा ईरान पे हमला किया गया था, तो अब ट्रम्प तो आए थे कहकर ये कि सारी जगह से वो जंग बंद करा देंगे, अमन कर देंगे, मगर आपने देखा कि कहीं पे भी जंग खत्म नहीं हुई है। फलस्तीन का मसला, इसराइल का मसला और गजा में जो हालात हैं वो भी आपकी नजरों के सामने से गुजर रहे हैं। तो आप इन सब सिलसिले में क्या आपकी राय होगी? जी सर। जी वालेकुम सलाम सब सुनने वालों की खिदमत में। और मेरा ये कहना है आपके सवाल पे कि देखिए
डोनाल्ड ट्रंप जो है इंतहाई वो शख्सियत है सियासत में, आज तक ऐसा कोई किरदार आया नहीं सियासत में, क्योंकि ये कहते कुछ है और करते कुछ है, सोचते कुछ है, और ये समझ में आता नहीं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और एक सेकंड लफ्ज कुछ अजीब बता देते वगैरह। जैसा अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कट होने की बात की तो उस पे उन्हें एंग्री हो गए, और वो जो गवर्नर के जो बंदा है बैंक का, उसे उन्होंने कहा कि मैं इसको डिस्क्वालीफाई करता हूँ, बाद में वो कोर्ट से जीत कर आया। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो बर्तानिया में जाके अगर कोई मिसाल देते या कोई बयान देते हैं कि भाई मैं अमेरिका के, अगर बर्तानिया पे कोई हमला किया तो वो समझो कि यानी कि किसी ने हमला किया बर्तानिया पे तो वो मुझ पे हमला भरा, अमेरिका पे हमला समझूंगा। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा बोलते, लेकिन यहाँ सवाल ये है, खुद ट्रम्प से पूछिए कि हमला करना कौन चाह रहा है? कोई नहीं चाह रहा, इनके पास कोई अल्फाज है नहीं बोलने के लिए। अच्छा, फिर जितने भी अब ये है, ये इनकी एजें इतनी हो गई है, उम्र इंतहाई हो गई है, 79 ईयर्स की बर्थडे मनाए कोई 2 महीने पहले, अब 80 बरस के हो गए हैं, तो 80 बरस के बूढ़े से क्या तवक्को रखते आप? इससे पहले जो साहब थे वो तो सीढ़ियां चढ़ते हुए कई बार नीचे गिर गए वो। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि भाई नौजवान नस्ल को लाओ जिन्हें एहसास हो कि मार्केट में क्या चल रहा, जिंदगी में क्या चल रहा है। ये इनको बिठाए हुए हैं, बूढ़े कुसट पूरे हैं, जमे हुए हैं, कुर्सी से बैठे हुए हैं। वो मुझे याद आता कैफे आजमी साहब का शेर है कि हजारों कुर्सी ऐसी कि हर कुर्सी पे दम निकले, इस पर बैठ के जो खुद से उठे बहुत कम निकले। सही, आपने शेर बड़ा जबरदस्त पढ़ा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि इनको सोचना चाहिए कि ऐसी बातें ना करें। रही सवाल बात खतर का और फलस्तीन का मसला जो है, ये देखिए अगर कोई सीरियस होना तो वो 5 मिनट में सारे काम करना चाहता, लेकिन वो सीरियस है ही नहीं, कोई बंदा सीरियस नहीं है। आप अलास्का में आए पुतिन साहब, आपने खुद दावत दी, मुलाकात हुई, सब कुछ हुई, और ट्रम्प साहब की बेगम ने स्पेशल खत उसके हाथ में हवाले किया ये बोल के कि भाई ये जो बच्चे हैं यूक्रेन के बच्चों को लेके गए, इसमें 3000 तादाद है, कोई 1500 बोल रहे हैं, वो बच्चों को आप रशियन पासपोर्ट दे दिए, वो बच्चों को आप अपने यहाँ के नाम दे दिए, उनके माओ से माँ बाप से सबसे अलग कर दिए, वो बच्चे वापस कर दें, वापस इसे दे दें यूक्रेन बोल के। ये उसने खत लिखा जिसमें यूएन के लिए भी एक उसमें कॉपी भी जाई। तो कहने का मकसद है कि हर शख्स जो है अपने इख्तिदार पे बैठा हुआ वही मर्जी माफिक काम कर रहा जो उसके जहन में आ जाए। ये नहीं सोच रहा ये मेरे जहन में आने वाली बात ये इंसानों के लिए या पब्लिक के लिए जिनकी वजह से मैं इस वक्त इख्तिदार पे बैठा हूँ, क्या इनके लिए बेहतर है या नहीं है ये हरकत क्यों कर रहा हूँ। जबकि आप सोचिए जहाँ पे खतर में हमला हुआ उसके बिल्कुल वहां से 3.5 किलोमीटर के ऊपर इनका अल उदैबा जो वो है मिलिट्री बेस है अमेरिका का, वो मौजूद है। आपने कितने बार ये लफ्ज सुना कि वो फ्रेंडली फायर में फुला शख्स को लग गई गोली। ये फ्रेंडली फायर जो लफ्ज होता है इसलिए होता है कि हर शख्स एक्सपर्ट नहीं है। जितने फौज में पुलिस में होते गोली चलाने वाले, इनकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, तरबियत होती है, वो तरबियत में जरा ये नागा हो जाए तो इनका निशाना चूक जाता। तो वही कैफियत हवाई जहाज से चला के जो हमला करने वाले हैं उनके ऊपर भी लागू होती है कि इनकी ट्रेनिंग कैसी हुई है। तो जो इस बंदे को आप भिजा रहे हैं, मान लीजिए कि आप वो जिस जगह बता रहे थे कि ये लोग हार्बर कर रहे हैं, फुला कर रहे हैं, अच्छा सवाल ये है कि कोई ये नहीं पूछता इजराइल के वजीर आजम से कि आपने बयान दे दिया कि ये लोग हार्बर कर रहे थे टर्की इसलिए मैंने वो किया, और इसने मिसाल दी कि भाई वो इब्ताबाद में जो उसामा को अमेरिका ने किया वही हम भी करे। तो मेरा ये पूछना है वजीर आजम नेतन्याहू से कि ये तो ठीक है भाई, आपका ये कहना है कि ये बंदे हार्बर कर रहे थे इसलिए हमने मारा, चलिए बात में अगर आपकी मान भी लूं तो मुझे ये तो जवाब दे दीजिए, या किसी दुनिया के जर्नलिस्ट को जवाब दे दीजिए, या किसी 10वीं जमात के छोटे बच्चा बच्ची को जवाब दे दीजिए कि जो 60,000 लोगों को मारे हैं आप, जिसमें औरतें बच्चे हैं, ये किसको हार्बर कर रहे थे, ये किसको पनाह दे रहे थे। तो कहने का मकसद आप एथनिक जो है क्लेंजिंग कर रहे हैं, जेनोसाइड कर रहे हैं, आप सफाया करना चाह रहे हैं, यही वही काम कर रहे हैं आप। अच्छा फिर आप दुनिया में सारे बोलते फिरते, कोई ये नहीं बोलता, कोई सियासतदान, कोई ये नहीं बोलता सियासतदान कि भाई जो जर्मन में हिटलर ने किया यहूदियों के साथ तो हिटलर का ही अंजाम हुआ। तो ठीक है भाई, जो काम हिटलर ने किया वही काम आप कर रहे हैं। हिटलर आपके साथ किया, आप फलस्तीन के साथ कर रहे हैं, मगर ये मत भूलिए हिटलर का अंजाम क्या हुआ, फिर आपका भी अंजाम वैसी होगा, या फिर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर होगा। नहीं होता तो कैसा होता बताइए, वरना आप सोच ही नहीं सकते इतनी सिक्योरिटी रहती, कोई बंदा मार देता, 22 साल का बच्चा मार देता, कैसा मारता, बंदूक ला के बारे में, उसके बारे में
तो इनको सोचना चाहिए कि आपके अंदर खुद ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाए हैं जो लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। अपने ऊपर नजरसानी कीजिए। ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर में लड़ रहे हैं और पड़ोसियों से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कभी आज तक मैंने कभी नहीं देखा, इतनी सियासत पे नजर है मेरी, कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट आए और बोले कनाडा से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, नेबरिंग से आपके ताल्लुकात नहीं है, नेबर कंट्री से, पड़ोसियों से, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। ऐसा तो कभी नहीं हुआ जो आप एक नई बात करते हैं आप हमेशा, और टैरिफ लगाते हैं, एल्युमिनियम पे लगा रहे हैं, डेयरी पे लगा रहे हैं, हजार जितनी भी टैरिफ चीजें लगाने से यहाँ के हालात भी कितने खराब हुए, ये भी आपने देखा। बहुत खराब हुए। इनको देखिए, मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि नतायज का अंदाजा नहीं होता। अच्छा सियासतदान वो होता है जिस तरह शतरंज की बैसाख उस पे बैठे रहते, बैसाख पे आप एक मोहरा हटाने से पहले, चाहे वो हाथी हो, ऊंट हो या प्यादा हो, आप 10 दफा सोचते कि मैं ये हरकत के बाद मेरे को सामने वाला कैसा मारेगा, ये सोचते हुए चाल चलना पड़ता। लेकिन ये शतरंज के वो बेसिक गेम से भी वाकिफ नहीं है ट्रम्प साहब, जो ये कह रहे हैं कि भाई ये हरकत कर रहा हूं मैं, इसके नतायज क्या होंगे, रेप्लिकेशन क्या होंगे, वो सोचना ही नहीं चाहते हो। बस ये बोलते मेरे जहन में जो आ गई बात वो मैं बेहतरीन हूँ, मैं तानाशाह हूँ मैं। अब ठीक है भाई, अगर आप यही काम करेंगे, और वो भी और कितने दिन करेंगे। और हर सियासतदान, चाहे वो हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, ट्रम्प हो, कहीं का भी हो, तुम ये सोच लो कि तुम कितने दिन के लिए सीट पर बैठे हो। तो जवाब देगा वो 3 साल 4 साल, बचे हुए अभी एक निकल गया 4 में से अमेरिका के 3 साल रह गए अब ट्रम्प के अंदर। 3 साल रहे, तो 3 साल में और आने के चांसेस भी नहीं है। नहीं, चांसेस तो खैर 2 बार के टर्म के बाद अमेरिका का कानून ही ये नहीं आ सकते, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये 3 साल तक और आप कितना सताना चाहते हैं, कितनी अजियत देना चाहते हैं लोगों के दिलो दिमाग में जाने के बाद। आज भी लोग सो याद करते हैं उन प्रेसिडेंटों को जो काम करे हैं, जॉन एफ कैनेडी है या जितने भी ले लीजिए आप पुराने। लेकिन तुम्हें कोई याद करेगा किसी अच्छी बात से? बस इतना जहन में रख ले। तो ये बातें हैं, तमाम चीजें समझना ही नहीं चाह रहे। बस मैं क्या बोलूं, ये तो बहुत तवील इस पे सब्जेक्ट है। जितना बेहतर मुझे समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा वो मैं बोला हूँ। तो और बाकी का आपका प्रोग्राम बहुत उम्दा है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी वसीम भाई, आप क्या कहेंगे? ये जो है 2025 और 2026 है ना, काफी अरसे दराज से तमाम जितने भी क्रिटिक्स हैं इसके बारे में प्रेडिक्शन कर रहे थे कि जंगों का साल शुरू हो गया था 2023 में, यानी कोरोना के फौरन बाद ही। आवाज नहीं आ रही 2026 जो। वसीम भाई जोर से बोले जरा, आवाज नहीं आ रही। जी 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 जी, अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, जी बोले। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को याद है इरफान भाई और हमारे खलील भाई भी हम रेडियो प्रोग्राम किया करते थे उस जमाने में। तो हमने उस वक्त खलील भाई का और इरफान भाई का भी और हमारा भी तस्वीर यही था कि कोरोना के बाद जो उसके बाद का जो एक नया हमें एक तूफान देखना पड़ेगा, वो जंगों के साल शुरू होंगे। और आपने देखा होगा कि कोरोना के फौरन बाद ही जंगों का साल शुरू हुआ, जिसमें कई जंगें यहाँ सामने आई। बहरहाल मैं तेजी से इसको आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि इरफान भाई को भी गुफ्तगू करनी है। तो ये 2025 आराम से भी बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। 2025 और जी 2025 और 2026 जो है ये जंगों के साल तो शुरू होगा। अब ये सख्तबंदी हो रही है तमाम ममालिक की। अब ये जाहिर है कि जहां तक नेटो को आपने देखा कि नेटो के 5 ममालिक से शुरू होते होते 39 ममालिक हो गए। और जाहिर है कि बरतानिया के साथ जो इस वक्त टेंशन रशिया की चल रही है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज देना था बरतानिया के थ्रू डोनाल्ड ट्रम्प साहब को रशिया के लिए, क्योंकि वो बारहा कहते चले जा रहे हैं कि रशिया से ऑयल लेना या उसको गैस देना या उससे चावल लेना, ये तमाम की तमाम उसके साथ ट्रेड बंद की जाए। क्योंकि उसका इस वक्त सारा इन्हिसार ऑयल के ऊपर है। ऑयल से जो उसको रेमिटेंस आ रही है, जिससे कि वो जंग में अपनी इसको प्रोलॉन्ग किया हुआ है। तो एक तो मैसेज ये देना था। और सख्त बंदी का मैं इसलिए आपको जल्दी बयान कर रहा हूं क्योंकि अब देखिए पाकिस्तान ने आज सऊदी अरब के साथ एक जो तारीखी मुआहदा है वो साइन किया है, जो इससे पहले आज तक नहीं हुआ। एक दूसरे के साथ वैसे तो इनके आपके ताउन के मामला होते थे, लेकिन अब इन्होंने डिफेंस में, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी ये हुआ कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला समझा जाएगा। और अभी आप देखिएगा ये पहली शुरुआत है, आने वाले दिनों में और ममालिक इस तरह के शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कतर को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस हो गया कि जो कतर के ऊपर हमला हुआ जिस तरह से उसको डिफेंस किया गया। तो बहरहाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो अभी हमारे खलील अजहर भाई फरमा रहे थे बिल्कुल सही कि वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, उसका कुछ नहीं पता कि वो किस वक्त क्या कर जाए, सोचता कुछ है करता कुछ है। एक तो उसकी उम्र का भी तकाजा है, फिर दूसरी बात ये कि उसने जिस तरह से इन सर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि कब तक बूढ़े हो चुके हैं 75 के, कब तक चलते रहेंगे भाई, यंग लोगों को लेकर आए ताकि उनका दिमाग भी तेज होता है काम करने के लिए, ताकि वो मुल्क के लिए सोचें, नई यूथ के लिए सोचें, बेहतरी के लिए सोचें। ये बड़ी अच्छी बात की। आप क्या कहेंगे इस बात में? नहीं बिल्कुल सही बात है, मगर ये है कि देखिए इख्तिदार की कुर्सी के लिए उन्होंने एक शेर भी तो पढ़ा था, कितना खूबसूरत शेर आजमी साहब का, तो आप उसको भी मद्देनजर रखें। तो अब ये जाते जाते भी देखिए कि इतना मैसअप हो जाएगा पूरी दुनिया में कि जिसका कि माशी बहरान तो आपको पता ही है किस कदर है दुनिया में। एक टैरिफ की जो जंग शुरू की थी उससे जो प्राइसेस बढ़ गई हैं दुनिया में और जो महंगाई का आलम है, महंगाई का आलम है जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उसमें भी देखें कितनी महंगाई का, कितना आप देखें ना लोगों पे कितनी महंगाई आई हुई है कि लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन ये अमेरिका के लिए खुद के लिए भी परेशानी का बायस है। देखिए पूरी दुनिया ने, चाइना और हिंदुस्तान ने इनके बॉन्ड्स बेचना मार्केट में शुरू कर दिए, तो गोल्ड की प्राइस आप देखिए कि पिछले एक साल के मुकाबले में 48% प्राइस बढ़ी और 3 महीने के अंदर 11.5% प्राइस बढ़ी है। आज भी $150 की प्राइस बढ़ी है गोल्ड के ऊपर। गोल्ड अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर है, तो ये अपने अमेरिका के लिए भी जो है ये आने वाले दिनों में बहुत नुकसानदेह साबित होगा। उनकी पॉलिसीज जो है उनको नजरसानी करनी चाहिए और ये अमेरिका में ये आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं। और बस ये कि आज तो दुनिया में कहीं भी कोई आवाज उठाता है तो गवर्नमेंट उसको डंडे के जोर पे, ताकत के जोर पे रोकती है। आप पाकिस्तान देख लें, यही हाल अमेरिका में, वॉशिंगटन में देख लें, मिसिसिपी में देख लें, अभी इन्होंने शिकागो में इन्होंने नेशनल गार्ड्स को कॉल कर दी, यानी लोगों को एहतजाज करने का हक तक छीन लिया है। जी बहुत शुक्रिया। जी वसीम भाई क्या कहेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया आपके तमाम नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। और मेरे दोनों भाइयों ने अच्छी गुफ्तगू की, बड़ी जामे गुफ्तगू की, अजहर भाई ने भी और वसीम साहब ने भी, और बाहर उनके अपने ख्यालात और जज्बात थे, उनकी मैं कदर करता हूँ। बातें कुछ इसी तरफ है, लेकिन मैं एक चीज बताऊं कि इस दुनिया के अंदर, इस पूरी वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक खास मुल्क की बात नहीं कर रहा या चंद ममालिक की बात कर रहा। इस दुनिया के अंदर जो इस वक्त निजाम चल रहा है और इसका जो होल्ड है ना, वो उन लोगों के पास है जिनको हम कहते हैं फ्री नेशन, लुमिनाटी। ये मैं बाहर कह चुका हूँ कि ये उनके कंट्रोल में आ चुका है निजाम दुनिया का, और ये वो लोग हैं जो कि दजाली कुत्तों को चढ़ावा दे रहे हैं और उसका रास्ता बना रहे हैं आने वाले वक्त के लिए। और उन सब का जो हेड है, जो सरबराह है इस मामले में दज्जाल को आगे लाने में, वो हमारा दुनिया में जो मुल्क लाता है इजराइल, वो उसको हेड कर रहा है, समझे ना। इरफान भाई का प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम ना हो। जी इरफान भाई। अच्छा, बहरहाल ये तो मेरा अल्लाह जानता है ना, आप जानते हैं। वसीम भाई आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या कहते हैं इरफान भाई का ये तज्जिया, आपको आप डिसएग्री कर सकते हैं उससे, आपका राइट है, ये जरूरी नहीं आप एग्री करें उस बात से। अगर आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है तो आप बोले कि मैं इनकी बात से एग्री नहीं कर रहा। क्यों इरफान भाई, आपको तो कोई इतराज नहीं है ना? इरफान भाई बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं। खलील भाई को मैं कहूंगा, खलील भाई एक होता है सरफेस वेब, एक होता है डार्क वेब। ये डार्क वेब में चले गए। नहीं, वो जहां भी चले गए, मुख्तसर इरफान भाई का बोलना ये है कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे, मेरा पैगाम मोहब्बत जहाँ तक पहुंचे। क्या शेर पढ़ लिया इन्होंने। जी बोले इरफान भाई। जी तो मकसद मेरा कहने का है कि ये एक चीज जो है वो प्लान हो चुकी हुई है। और जहाँ तक ये आप कह रहे हैं ना कि ट्रम्प साहब सखिया गए हैं, इतनी उम्र हो गई है, बिल्कुल सही बात है। देखिए बात ये होती है कि जो मैं स्टडी कर सका हूँ दुनिया में पॉलिसीज अमेरिकन की और उनके प्रेसिडेंट्स की, वो यही मैं फील करता हूँ कि ये लोग खुद से कुछ नहीं बोलते, ना खुद की कोई ख्वाहिश अपनी आगे ला सकते हैं। ये एक प्री प्लानिंग इनके प्लान होते हैं जो कि CIA और पेंटागन के अंदर बनाए जाते हैं, थिंक टैंक बनाते हैं, जो पॉलिसीज जो आगे 5, 10 साल, 20 साल, 25 साल के लिए वो
बना दी जाती हैं और उनको रीड करके उस पर प्रैक्टिकली काम करना, जो भी कठपुतली आता है सदर वो करता है। वो अपनी थोड़ी बहुत तो ऊपर नीचे कर लेता है अख्तियारात से, लेकिन हद से ज्यादा वो तजावुज़ नहीं कर सकता। तो मकसद मेरा ये है कि दुनिया में इन सारी हुकूमतों को चलाने के पीछे एक तंजीम है जिसको अब वो आया हो चुकी हुई है और वो अपना थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रही है पूरी दुनिया के अंदर, और उसमें सारे लोग शामिल हैं। देखिए, मैं एक चीज पढ़ रहा था कि अब मैं थोड़ी मजहबी लिहाज से बात कर रहा हूँ कि यहूदी जो है वो आखिरी वक्तों में कुरान में वो हदीस है कि वो दरख्त भी जो है ना गरकत का वो बताएगा कि मेरे पीछे छुपे हैं, लेकिन वो बात की बात है। पहला जो मसला है, जो पहली हदीस है वो ये शो करती है कि पहले हमें कुट पढ़नी है समीना, हम मुसलमानों को, और ये हदीस है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अगर एक अरब के 100 बेटे हैं तो 99 हलाक हो जाएंगे, एक बचेगा। यानी कि यहाँ तक हम लोगों की तबाही है। उसकी रीजन ये नहीं है कि हम लोग मुसलमान, उसकी रीजन ये है कि हम दूर हैं अपने मजहब से और अपनी हकाइक से। जब आप किसी मरकज से या अपनी हकीकत से दूर हो जाते हैं तो आपकी पहचान गुम हो जाती है माशरे के अंदर, और आप एक कबूतर खाने बन के रह जाते हैं छोटे छोटे। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त जो है वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और ये जो कुव्वतें हैं ये अपने प्लान में बड़ी तेजी से कामयाब हो रही हैं, क्योंकि वो हर जगह टेस्टिंग वाटर कर रही हैं। कतर में मारा उन्होंने बम सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि जो बाकी ममालिक हैं उनका क्या रिएक्शन आता है, ठीक है। और वो उन्होंने जांच लिया कि ये लोग गफलत की नींद में चलते जा रहे हैं, तो लिहाजा वो ये अपने प्लान को और तेज करेंगे। चंद दिनों के बाद, चंद अरसे के बाद आप सुनेंगे कि एक बहुत बड़ी डिफरेंट जगह पे जंग छिड़ चुकी, महंगाई का तूफान हो जाएगा। तो महंगाई का अभी भी इतना तूफान है, अब मजीद महंगाई का क्या तूफान देखने जा रहे हैं? ये तो कुछ नहीं है। महंगाई के तूफान से मुराद ये है कि आप पैसा लेके बाजार में जाएंगे भी तो आपको चीज नहीं मिलेगी। अगर आप थैला भर के लेके जाएंगे पैसों का तो आपको शॉपिंग बैग के छोटे से कोने में थोड़ी सी चीज मिलेगी। ये है महंगाई, अल्लाह माफ करे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे वक्त को अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। जी, मैं तो ये मेरा अपना जाती राय जी आप सर क्या कहेंगे? जी हेलो जी सर। जी जी मेरा ये बोलना है इस सिलसिले में, इरफान भाई की बात तो सही है कि जिस तरह से हमला किया तो ये देखना चाहता कि लोग क्या करते, तो करे ना लोग। अभी खुद बयान है, मैं सुना कि भाई आप पाकिस्तान से उनका मायदा हुआ है, और ये पाकिस्तान कोई पहली दफा नहीं कर रहा। लोग मैं देखा तारीख के अगर आप ये बताइए जो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जा रही हैं कि ट्रम्प जो है, ट्रम्प के साथ हाथ मिला लिया गया, ये जो आपने देखा कि आसिम मुनीर साहब जो है हमारे फील्ड मार्शल, तो जिनके साथ बहुत अच्छे से ताल्लुकात हो गए, आपस में बहाल हो गए। तो पाकिस्तान के में ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज्यादा प्राउड फील करना चाहिए कि पहले तो अमेरिका हमेशा भारत के साथ था, इंडिया के साथ था, मोदी के साथ था, मगर अब अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी हुए। तो आप क्या देखते हैं, इसको किस नजर से देखते हैं? जी, पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका के ताल्लुकात शुरू से बहुत अच्छे थे, और अमेरिका के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ अच्छे थे। हिंदुस्तान तो हमेशा, इंडिया हमेशा रशियन ब्लॉक में था। ये किसने कह दिया? ये तो बात बिल्कुल बात है आया है। अब चंद दिनों, अब ये जितने तालिबान का ये मुजाहिदीन का मामला हुआ था 79 में रशिया के साथ, तो उस मामले में पाकिस्तान को उन्होंने इस्तेमाल किया। अमेरिका का हमेशा उसूल रहा है कि हर एक को इस्तेमाल करते। खुर्दिश के इराक के मामले में खुर्दिशों को के इस्तेमाल किए, सीरिया के मामले में ये दूसरे बंदों को करे। तो इनका तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान के साथ ये हमेशा मिलके रहना चाहते हैं, बगैर इसके रह नहीं सकते, क्योंकि इस खित्ते में है कोई नहीं। चाइना के साथ अगर अमेरिका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लड़ता है तो कोई बीच में रहना पड़ेगा, तो सिर्फ पाकिस्तान है। ये बात मालूम है अमेरिका को अच्छी तरीके, इसलिए उनके साथ दरगुजर नहीं कर सकता। उन्हें पाकिस्तान को कभी भी नहीं वो कर सकता जहन से कि मैं इसको हटाऊं, बल्कि हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता, चाहे वो हथियारी मामला हो, चाहे वो लेन देन का मामला हो, IMF हो, कुछ भी हो।
उनके नजदीक जो है पाकिस्तान एक वाहिद रोल प्ले करता है हमारे लिए और करता रहेगा। आज की बात नहीं है, वो खित्ते के अंदर है, उसमें तब्दीली ला ही नहीं सकते, क्योंकि चाइना के साथ इनकी हमेशा टकाफाट चलता। वरना मुझे बताइए 100% टैरिफ क्यों लगाया अमेरिका? किसी मुल्क पे नहीं लगाया, लेकिन वहां क्यों लगा दिया? तो ये बातें बहुत गहरी है और इसका जो है वो असर होगा जरूर, लेकिन मिलके रहना चाहिए। मेरा ये बोलना है, जैसा इरफान भाई फरमाए जंग ऐसी होगी, इतनी तवील होगी, वो ठीक है, वो सारी तबाही होंगी, जंग में हमेशा तबाही होती है। पर मुझे ये तो बताइए कि जब नाटो बन सकता है 27 मुल्क का, 28 मुल्क का, 25 थे वो पहले, बाद में बढ़े, लेकिन उसके बावजूद इतने नाटो के मिलके एक रशिया के ड्रोन को पोलैंड में गिरते हुए नहीं रोक सके, और गिरने के बाद भी उन्होंने कोई इसका एक्शन नहीं लिया। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है रशिया वो वाहिद शख्स है, शुरू में एक तवाजुन था दुनिया में। आप कहीं भी स्केल ले लीजिए, ये इलेक्ट्रॉनिक स्केल की बात नहीं कर रहा हूँ, तराजू की बात कर रहा हूँ, मीजान की, वो दो पल्ले रहते हैं। तो दुनिया में शुरू से दो पल्ले थे, हमेशा शुरू से दो पल्ले रहे, लेकिन जैसी रशिया का पल्ला खत्म हुआ फॉर एवर, इनके जहन में आया, कोल्ड वॉर खत्म हुई, और ये 1990 में 91 में गर्बाचोफ के जमाने में जब रशिया के टुकड़े टुकड़े हुए, तो अमेरिका समझ गया कि भाई अब मैं ही दुनिया में सारा जंगल का अकेला बादशाह हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूँ, दूसरे कोई जानवर कुछ नहीं कर सकते। ये गलत फहमी है रशिया के पास। आज भी इतने वॉरहेड्स हैं कि सोच नहीं सकते ये लोग। फिर साथ में आप देखिए इतना बेतकल्लुफी से इनके साथ डोनाल्ड ट्रम्प मजाक करते थे, और लिटिल मैन, शॉर्टर मैन बोलते थे प्योंगयांग को, अब नॉर्थ कोरिया को। उसके बावजूद आप देखिए परसों जो मुलाकात हुई जिसमें पुतिन आ गए और नरेंद्र मोदी थे, शहबाज थे, और पता नहीं कौन कौन थे उसमें, सारे जो उसमें ये भी मौजूद, चाइना के साथ ही मना प्योंगयांग भी मौजूद है। तो इनको सोचना चाहिए कि भाई इतने सारे जब इकट्ठे हो रहे हैं, आपके साथ कौन है? अमेरिका के साथ तो यूरोपियन पॉलिसी भी बहुत कम हो चुकी है। अब सितंबर में देखिए फलस्तीन, यूके और फ्रांस अनाउंस करने वाला है अक़वाम मुत्तहिदा में कि फलस्तीन को जो है हम एक अलग मुल्क समझते हैं, करार देते हैं या करने वाले हैं। कहने का मकसद ये कि कहीं से भी देखिए इनकी जितनी चाहे पॉलिसी हो इजराइल की, हर कोई शख्स आपको पसंद नहीं कर रहा, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, फिर सवाल ये है नेतन्याहू साहब के खुद अंदर बताइए, इतने मसले हैं कि उनको बोलिए एक दफा इख्तिदार से हटिए, फिर देखिए आपके ऊपर कितने धांधलियों के केसेस चल रहे हैं अदालत में। ये आपके अखबारात के बयान बोल रहा हूं मैं। तो सोचना चाहिए इनको कि भाई ये वो बात है, शेर की सवारी है, उतरे तो शेर खा जाएगा, अगर बैठे रहेंगे तो कभी भी सुस्ती, सोना नहीं है आपको, जैसी सोए आप नींद में आप नीचे गिरे, तो गिरने के बाद क्या हाल होगा? तो कहने का मकसद मेरा ये कि ये सोचना चाहिए ये सब क्या कर रहे हैं। वही बात हो गई, ज़ईफ़ुल अकल ये लोग हैं, इनकी अकल माऊफ हो चुकी है, ये लोग अंदाजा नहीं लगाते क्या कर रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक ट्रांसजेंडर का मैं इंटरव्यू देख रहा था सीबीसी में लाइव, मैं परेशान हो गया उसको जब पहली दफा देखा। तो उसने कहा कि मैं आज बहुत आसूदा हूँ, मैं बहुत रो रहा हूँ। तो लोग बोले ऐसी क्या बात हो गई? तो बोले 10 साल मैंने खिदमत की है, अमेरिका की अफवाज में था मैं 10 साल। मेरा कसूर ये था कि मैं ख्वाजा सरा हूँ, खिदमत की है उसकी, और 10 साल में ख्वाजा सरा था। तो उसने कहा मुझे 5 सेकंड में ट्रम्प साहब की पॉलिसी या उनका नया जो भी रूल है उसके तहत मुझे निकाल दिए। ठीक है, आप मुझे पैसे दे दिए, मेरे जो बेनिफिट्स है वो सब दे दिए, पर मुझे एक बात बताइए, 10 साल के बाद आपको ख्याल आया कि मैं हिजड़ा हूँ या मैं ख्वाजा सरा हूँ, ये मुझे नहीं रखना चाहिए? 10 साल पहले आपने ट्रेनिंग दी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बात क्यों भूल जाते हैं ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी दुनिया का शख्स हो कि जिस मुल्क के लिए बेचारे ने 10 साल जिंदगी की अपने दे दी है और ट्रम्प ने 1 मिनट नहीं लगाया उसको निकालने के अंदर। तो ये पॉलिसी, तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, पॉलिसीज के बारे में ये बता रहा हूँ कि ये आप जो करे निकाल दिए, ठीक है, आपके इख्तियार में है, मगर आप एक चीज भूल गए जो पहले के प्रेसिडेंट याद करते थे। वो क्या? जिस शख्स को आप निकाले हैं वो क्या काम करता था? क्या झाड़ू देता था, कचरा उठाता था? नहीं जी। फिर क्या करता था? वो मुल्क के लिए लड़ता था, हम उसको ट्रेन करे थे, तो उसको बंदूक चलाना भी आता। जी हाँ, बंदूक आता, नाम आता, कई चीजें और भी आती उसको। यानी आपने उसको इतना ट्रेन करके एक मानो में बाजार में छोड़ दिया है। अब आप समझिए, ये बच्चा जो मारा है 22 साल का, रॉबिन नाम है इसका, इसके बारे में बताया जाता है कि वो अपना सेक्स चेंज करना चाह रहा था, ट्रांसजेंडर बनना चाह रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ?
जरा सोचिए आप। तो ये चीजों पे तवज्जो देना चाहिए। फिर वही बात हो गई कि सियासत में ये नहीं देखा जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखा जाता है कि इसके बाद के नताइज क्या होने वाले हैं। सबसे ज्यादा मुझे तो ऐसा आपकी बातों से ऐसा लगा कि ट्रम्प साहब जो है सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं और किसी का नहीं देखते। जो कहा जा रहा था कि वो अपनी कौम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, अमेरिका के लिए, वो अपनी आवाम के लिए तो बेहतरी सोचता है ट्रम्प, अपने मुल्क के लिए बेहतर सोचता है। तो अब ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब ने तो अपने मुल्क के लिए भी बेहतर नहीं सोचा, जबकि वो सिर्फ आए जब सिलेक्ट हुए थे तो पता चल रहा था कि ट्रम्प साहब चाह रहे हैं कि पूरी दुनिया पे के प्राइम मिनिस्टर बने, सिर्फ अमेरिका के नहीं। जैसे कि आप भी जानते हैं कि अमेरिका एक पावरफुल मुल्क है, अभी भी पावरफुल है, तो अब तो उसकी आवाम भी उनसे अपने प्राइम मिनिस्टर से खुश नहीं है। पावरफुल था, अब नहीं है, क्योंकि लोग आपकी बात नहीं सुनते। अगर पावरफुल होता तो जिस मुल्क के आप टुकड़े टुकड़े करे 1990 और 91 में, वो शख्स को आप अलास्का में बुलाए और वो आपकी बात ही नहीं माना। उसके चौथे दिन उसने वहां पे ड्रोन पे हमला कर दिया, यतीम खाने के बच्चे मर गए और कोई 13-14 बंदे वो मर गए, फिर आप पोलैंड पे भी मार दिया। तो आप कहाँ के पावरफुल हुए, मुझे बताइए। पावरफुल आदमी तो वो होता है जिसकी जबान की लाज रखी जाती है। उसने कह दिया, राइट, बिल्कुल सही कहा आपने, जिसकी जबान की लाज, और मैं ये कह रहा हूँ आपकी बात नहीं, मेरा ये कहना है आपकी बात में इजाफा करते हुए, ट्रम्प साहब सिर्फ एक ताजिर आदमी है, सियासत का उनको सीन भी नहीं मालूम। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन पैसे के जोर पे आ गए आप। ठीक है, पैसे के जोर पे आ गए। वो एक अंग्रेजी का बेहतरीन मुहावरा है, और जो रेफ वेल्डो एमरसन अमेरिकन फिलोसोफर था, उसने ये कहा था, बड़ी प्यारी बात है, उस जमाने में उसने ये बात कही, वो आज सादिर हो रही है। उसने कहा था, इफ यू फीड समबडी and you say, listen to me, he will listen you today, he will listen you tomorrow, he will listen you day after tomorrow, but the fourth day he tell you go to hell. कितनी खतरनाक बात है ये, जरा सोचिए। खतरनाक बात है, सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो बोले कि कितनों को आप खिलाते रहते, वो सारे खाएंगे आपसे, उसके बाद सारे खाएंगे और फिर आपसे कहेंगे, चौथे दिन वो बोलेंगे, भाई जी बेजार हो गए हम आपसे, आप यहाँ से दफा हो। तो इस किस्म की चीजें होती है। बहरहाल इसमें जैसा इरफान भाई बोले कि दुआ करना चाहिए हम सबको कि भाई बेहतर से बेहतर मुल्क को बेहतर हुक्मरान आए, तो वो बेहतर है। बनिस्बत इसके कि मैं तो आज तक एक बात समझ में नहीं आई ट्रम्प साहब की, कभी भी। वो ये कि मैं जितने भी इंग्लिश चैनल है उसमें भी कभी जाता हूँ तो यही बोलता हूँ कि भाई मुझे ये बताएं, पड़ोसी मुल्क कनाडा से आप जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते, वरना आपको हिटलर जो है निगल के ढकार भी नहीं लेने वाला था। ये हमारे 5000 बंदे मरे, हिस्ट्री पढ़िए आप। कनाडा की वजह, योगदान की वजह से वो बच गए, कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान बोले तो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमको फरामोश कर दिए। ये कैसी बात है यार, ये कितनी अजीब बात है, बताइए। जबकि आपके डिट्रॉइट में अंडे नहीं है खरीद के आमलेट बनाने के लिए। वो एक ऐड आया था कि माँ बच्चे आके कहती है कि बेटा देर हो रही, जल्दी से चलो मैं तुम्हें अंडा बना के दे दी हूँ। तो बोले मम्मी मैं आमलेट तो रोज ही खाता हूँ, कुछ और दीजिए। तो बेटा आमलेट भी बनाने के लिए अब नहीं है। वही ये क्या कह रहे हैं मम्मी? तो बोले अंडे तो आते थे हमारे पास विंजर से, वो बंद हो गए अंडे। तो कहने का मकसद सोचना चाहिए, ये पड़ोसियों से जो भी लेन देन है इनको ये कभी फरामोश नहीं कर सकते आप। असल में अमेरिका, ट्रम्प साहब अपने ऊपर उनको बहुत गरूर हो गया था, बहुत गरूर कर लेते कि हमें कनाडा से भी कुछ चाहिए। देखे ना उन्होंने कनाडा के ऊपर कितना बड़ा टैरिफ लगा के बैठे हुए हर चीज के ऊपर। उनको ये नहीं लगा कि दोनों मिलके एक दूसरे के साथ मिलके चल रहे थे, दोनों की एशिया एक दूसरे के घर जा रही थी। आप देखे ना यहाँ पे भी ट्रम्प की पॉलिसी से बाइकाट कर दिया गया बहुत सारी प्रोडक्ट का। 2010 में अमेरिकन और कैनेडियन डॉलर बराबर हो गए थे। राइट, सही कहा आपने, बराबर हो गए थे। आप मैं देखा हूँ यहाँ डिट्रॉइट में, कभी विंजर में कोई लोग आते तो वो कहते थे हाँ भाई वो फुला चिप्स की पैकेट चाहिए, वो $1 दिया तो उसको बोलते थे ठीक है जाइए आप। बड़े पैसे कई के पैसे भाई बराबर हो गए, तुम्हारा हमारा बराबर हो गया। अब तुम $1 लाओ या $10। कहने का मकसद है कि चिल्लर जो चेन मिलता रेजगारी वो बंद हो गई थी। कहने का मकसद मेरा ये है कि एक वक्त ऐसा था, वो वक्त फिर आ जा सकता। ये मत समझिए तारीख में सियासत में कोई किसी का परमानेंट दुश्मन नहीं होता, टाइमली सब चीजें बदल जाती हैं। इनको सोचना चाहिए, इस तरह की हरकतें कर रही ये गैर मामूली गलत है। अमेरिका की मफाद में खराब आ रहा है, ये आहिस्ता आहिस्ता देख रहे रशियन ब्लॉक अलग हो जा रहा, ये लोग सारे अलग हो रहे हैं, ब्रिक्स बन गया। इनको सोचना चाहिए क्या हो रहा। अगर दुनिया से सोच लीजिए, अगर ये डॉलर में जो मार्केट में तेल खरीदते हैं अगर ये खत्म कर दिया रशिया,
तो फिर आपके डॉलरों की कोई वैल्यू नहीं है। कोई value बेंजामिन फ्रैंकलिन को कोई पसंद नहीं करेंगे। बस मेरा यही कहना है और इसी शेर पे मुख्तसर खत्म करता हूँ अपनी गुफ्तगू के। अमन के पैगंबरों का रात एक जलसा हुआ, अमन के पैगंबरों का रात एक जलसा हुआ, सुबह होते ही मेरी बस्ती में कत्ले आम हुआ। सुभान अल्लाह, बहुत जबरदस्त। सुबह होते ही मेरी बस्ती में कत्ले आम हुआ। जी वसीम भाई, इसके वसीम भाई आप बात करेंगे कि अब उनसे लूं? इरफान भाई, इरफान भाई से। जी इरफान भाई बोले इसके आगे से। जी 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 बहरहाल बड़ी तफसील से अपना अगर साहब ने रोशनी डाली है, गुफ्तगू भी की है। और मैं जो अभी भी अपनी बात पे इसी तरह ही सोचता हूँ और कायम हूँ कि जैसे वो कह रहे हैं कि दुनिया के हालात जो हैं इन सदरों के और सदूर के और प्राइम मिनिस्टर के और फलां लोगों के हाथों में है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनके मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी कुव्वत फैसला नहीं रखते और वो हमेशा उन्हीं पॉलिसी पे चलते हैं जिनको अनाउंस कर दिया जाता है पहले से, और वो पॉलिसी जो है वो वही बनाते हैं जो बड़ी ताकतें हैं और जिनको हम दलाल सिस्टम कहते हैं वही लोग बनाते हैं और ये आके उस पर इम्प्लीमेंट करवाते हैं। मैं ये समझता हूँ अभी तक मेरे तो ज़हन में यही बात अटकी है। लेकिन ट्रम्प साहब ने बड़ी कोशिश की थी शुरू में आके, आपको याद होगा कि कोई अच्छे तरीके से काम करूं, कुछ 2-4 चीजें उन्होंने वादे भी की, सब कुछ किया, लेकिन जो पीछे बैठी हुई ताकतें थी बड़ी इनसे, जो दे आर नॉट किंग बट दे आर किंग मेकर, वो जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा अमन का रास्ता हो और ये जो है अपना काम शुरू करे। उसने फिर वो सारा पैंतरा बदला, टैरिफ लगाना शुरू किया वर्ल्ड के अंदर, ये अपना दो जमाना, क्योंकि देखिए अमेरिका को अब इजराइल जो है वो अमेरिका को इतनी वो अहमियत नहीं देना चाहता कि वो उसको जो पहले उसने जो बनाया था ना, मेरे ख्याल में अमेरिका को सुपर पावर में इनका बहुत योगदान है, इनका कम्युनिटी का यूं का अमेरिका को बनाने में। अब वो चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो अब हट जाए मंजर आम से, सुपर पावर से, और हमारी ताकत जो है वो खुल के सामने उभर जाए दुनिया के सामने, समझिए ना, और हम अपनी राज को आगे बढ़ाएं और हम अपनी जो किताब है और अपना जो मजहबी ख्यालात हैं जो उनके रबाई देते हैं उस पर अमल करते हुए वो आगे की तरफ जाएं। और उनके जो ख्यालात हैं मजहबी और उनके जो सियासी एम है वो तकरीबन एक जैसे ही हैं। वो हमेशा फॉलो करते हैं अपनी किताबों से, अपने रबाइयों से मशवरा करते हुए, वो उन्हीं चीजों को फॉलो करेंगे जिसमें उनकी कम्युनिटी को, उनकी कौम को फायदा होगा। तो लिहाजा उनकी जो मजहबी स्टडी है या उनके जो फॉलो है, उनके नजदीक ये है कि दुनिया जो है वो हमारी है, हम लोग क्योंकि सुपर पावर थे, हम लोग जो थे अल्लाह के खास चूजन पीपल थे, तो लिहाजा वो जो चीज दिमाग में बैठी हुई है, लेकिन वो पूरा जुमला नहीं पढ़ते आगे सुनते, क्योंकि कुरान ने बताया कि ये चूजन लोग थे लेकिन ये बाद में फितना बन गए। अल्लाह ने फरमाया ये बाद में फितना होगा, तो इनको पूरा जुमला पढ़ना चाहिए ताकि इनको आ जाए, लेकिन ये आधे जुमले पे ही खुश होके अपने आप को सुपर पावर में तब्दील करना चाह रहे हैं। और ये चीजें जो है ना, अब आप कहें कि कोई अमन और प्यार से होंगी, मैं माफी चाहता हूँ खलील भाई के ऐसा कुछ नजर आने वाला नहीं है, समझिए ना। मामला जो है ना वो तबाही और कटाई की तरफ जा रहे हैं और मामला बड़े संगीन है, जिसपे हमें हंस के नहीं टालना चाहिए बल्कि संजीदा होकर सोचना चाहिए कि हम क्या इसके बारे में कर सकते हैं या हमारे पास क्या ताकत है। बहसीयत एक आम शख्स के हमसे बात ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में कोई ना अख्तियार है ना कुछ है, लेकिन एक चीज है हमारे पास कि हम अपने मजहब से और अपने अल्लाह पाक से जो है जुड़े रहें, अपने रास्ते को ना तब्दील करें। अल्लाह हमें साबित कदम रखे इस मामला में। ये मेरे यानी कि आप कह रहे हैं सादवी कदम रहे। जी वसीम भाई आप क्या कहेंगे? वसीम भाई तो मुझे लग रहा है कि शायद कुछ ड्रॉप हो गए। जी हेलो वसीम भाई, आप मौजूद हैं? जी सर, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में?
मैंने आपसे एक और क्वेश्चन है कि ये जो पाकिस्तान में जो थोड़ा, इस पर मेरा टॉपिक नहीं है, मगर मैं थोड़ा इस पाकिस्तान के टॉपिक पे भी थोड़ा रोशनी आपसे आपकी राय लेना चाहती हूँ, इस पे भी थोड़ी सी रोशनी डालना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जो वजीर आजम शहबाज शरीफ हैं, जो दुनिया में हर जगह विजिट कर रहे हैं, सऊदी अरब में भी उनका बहुत जोश व खरोश से वेलकम किया गया और काफी वादा किया है सऊदी अरब के वली अहद साहब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने उनके साथ वादा किया और बड़ा प्रोटोकॉल के साथ उनको इस्तकबाल किया गया कि आज तक कह रहे हैं कि तारीख में ऐसा इस्तकबाल किसी भी प्राइम मिनिस्टर का नहीं हुआ जिस तरह शहबाज शरीफ का हुआ है। और आपने देखा कि शहबाज शरीफ दुनिया के तमाम दुनिया में घूमे, चाइना भी गए, कतर भी गए और अब सऊदी अरब भी गए हैं। तो आप क्या देखते हैं, शहबाज शरीफ जो अब मुआहदा करके आ रहा है तो पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा? सर मैं आप बहुत कड़ी नजर रखते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जी सर बोलें, क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? मेरा ये कहना है कि शहबाज साहब हो या कोई भी वजीर आजम हो, चाहे वो इमरान खान उनकी जगह बन जाओ, जितने आप अरबों का, जितने मुल्कों का विजिट के बारे में, उनके जाने की और उनके जो है पहुंचने की बात कर रहे हैं, उससे सिर्फ मेरा एक ही जवाब है कि जितने ममालिक में इनको इज्जत और एहतराम और इनको आओ भगत हो रही है, बहुत सारे एमओयू भी साइन किए ना शहबाज शरीफ ने, जगह जगह एमओयू साइन हुए हैं कि कहीं से 4 अरब मिलियन, कहीं से 4 अरब मिल रहा है, कहीं से कितने सऊदी अरब में भी वादा किया है पता नहीं कितने अरब देने का। तो ये सब क्या एमओयू साइन हो रहा है या हकीकत में भी रकम उनको दी जाएगी शहबाज शरीफ साहब को? नहीं, हकीकत में रकम तो दी जाएंगी। देखिए पहले मायदा होता है, किसी भी आप ऑफिस में मुलाजिमत के लिए जाते हैं तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर पहले दिया जाता है। मुझे बताइए कहाँ ये आपको पूरी महीने की तनख्वाह दी जाती है? ऐसा नहीं है, पहले मायदा हुआ है। लेकिन ये सारे मायदों के पीछे एक ही चीज है, वो ये है कि अस्करी जितनी भी कुव्वत है उसको जो है ये लोग बुरुए कार लाना चाहते हैं। बात इतनी है सिर्फ। मुझे बताइए कि जब 2 बिलियन का है या पता नहीं 4 मिलियन का है, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, कि खतर ने जो तोहफा दिया अमेरिका को जहाज उनके एयरफोर्स 1 के लिए, वो गालिबन 2 बिलियन का है, डोंट नो कितने का है। बहरहाल हाँ, तो वो तोहफा लेने के बावजूद 2 मिलियन का है, कितने का है? 2 मिलियन का है, आई थिंक सो। मिलियन या बिलियन बोल रहे हैं? बिलियन 2 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन का है। जहाज कहाँ से 2 मिलियन का होगा, बिलियन का है। वही मैं कह रहा हूँ। तो मेरा ये कहना है कि ट्रम्प साहब तो जाने दीजिए, किसी भी एक छोटे से छोटे इंसान को भी आप कोई तोहफा तवायफ देते हैं तो वो एक बतौर इंसान एहसान के तौर पे उन्हें ये बोलता है यार क्या अखलाक का आदमी है, मेरी इतनी सताइश करा। जबकि अमेरिका का हर सदर, चाहे वो ओबामा हो चाहे बुश हो, सारों को देखा हूं मैं जब से होश संभाला हूं, इवन अपने फोर्ट के जमाने से शुरू हुआ ये सिलसिला कि अरब ममालिक में आपका जब आखिरी दिन होता उससे 11 दिन पहले आप एक दौरा करते उन ममालिकों में जिनसे आपके अस्करी ताल्लुकात है, तो आपको वो तोहफे तवायफ देते, सोने की शक्ल में, डायमंड की शक्ल में, घड़ियों के वगैरह वगैरह जो भी तोहफे तवायफ देते। लेकिन आप उनका एहसान तशक्कुर बोल के देते। बाकायदा वहाँ एक डायरी होती है, उसमें आप अपने हाथ से लिखते, कोई आपका नुमाइंदा नहीं लिखता, ना कोई आपका सफीर लिखता, आप अपने बैठ के वहाँ एक रजिस्टर होता, पेन निकाल के अपने जेब में से आप उसका तशक्कुर का, शुक्रिया का उसको आप वो फरमाते। वो हमेशा रिकॉर्ड में रहता मुल्कों का। ये तरीक़ेकार है, शुरू से चले आ रहा, जिसको एलची बोलते उर्दू में, ये जो इन्वेस्ट करते। लेकिन जो पर्सनल खुद अगर आपकी जो प्रेसिडेंट जो खुद बॉडी या प्राइम मिनिस्टर पहुंचता तो वो खुद लिख के देता। तो मेरा ये कहना है 2 बिलियन का जहाज लेने के बावजूद आप 2 दफा नहीं बोले इजराइल को कि भाई तुम ये क्या हरकत करे, खाली ये बोले कि मैं खुश नहीं हूँ, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। हाँ, इस बात की क्या गारंटी कि आइंदा होने के बाद आप बोलेंगे अच्छा अब तिबारा नहीं होगा यार। कहने का मकसद है कि आपकी सुन रहा कौन है ये मुझे बताएं। वो तो खुद अपनी पॉलिसीज बना लेता, बाद में आपको इम्प्लीमेंट करता। उसको सिर्फ दुनिया में एक ही शख्स उसको बताया है कि ताकत क्या होती है और दिमाग क्या होता है और जो है जवाबदारी क्या होती है और अखलाक क्या होते हैं, वो एक ही शख्स बताया है और उसका नाम है ईरान। और ईरान आज भी याद रख लीजिए इतना ताकतवर है, ये सारी बातें अपनी जगह रह जाती। उनके पास किसी भी चीज पे याद रखिए
हिस्ट्री है ये, हिस्ट्री तारीख का मुशाहदा करिए। 2000 साल की मोनार्की है ईरानियों की। ईरानी इंतहाई नेशनलिस्ट होते हैं, इंतहाई, यानी आप सोच नहीं सकते। आप एक मुल्क में इतने प्रोपोगंडा कर रहे हैं दुपट्टे के ऊपर, ओढ़ने के ऊपर, हिजाब पे, लेकिन वो जैसी जंग हुई पूरी औरतें इकट्ठा आ गए, पूरी बच्चियां और वो सब इकट्ठा आके बोले जी हम तो आयतुल्लाह के साथ हैं, बताएं क्या करना है। तो कहने का मतलब मेरा ये है के साथ है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कौम यकजहता होकर खड़ी हो गई, एक कौम बनी है। हमारे मुल्क की तो कौम नहीं है ना, पहले कौम तो बने, हमारे मुल्क में तो कौम बनना नहीं चाहती है। मेन चीज है हमारी कौम तो निकलना ही नहीं चाह रही ना, जो मसाइल दिन पे दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कौम इसलिए बनी है क्योंकि उनकी तरबियत और वो एक कौम बनी है जी, इसीलिए बहुत कामयाब है। मैं ये तो कह रहा हूँ बाजी, तरबियत और तालीम की बात होती है ना। मुझे बताएं कि आप मुझे बताइए, मिलिट्री एकेडमी एक स्कूल होता तो वहाँ पे कौन बच्चे जाते, कौन पढ़ते? वो मिलिट्री के लोग पढ़ते। तो मैं पूछ रहा हूँ सिविलियन क्यों नहीं जाते? तो भाई वो सिविलियन का नहीं है। आप बताइए, मेडिकल डॉक्टर का एक हॉस्पिटल है, चाहे वो पाकिस्तान कराची के हो, बहावलपुर यहाँ हो, उसको बोलते हैं हेल्थ साइंस का कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। तो उसमें मैं पूछ रहा हूँ इकोनॉमिक्स का बंदा क्यों नहीं जाता, आर्ट का बंदा क्यों नहीं जाता? तो आप बोलते हैं आर्ट से ताल्लुक नहीं है साहब, इसका एनाटॉमी का ताल्लुक इंसानी जिस्म से है। और ये पढ़ाते हैं बीमारियों के बारे में, ये आर्ट के बारे में क्यों बताएंगे, ड्राइंग के, एक्टिंग के बारे में क्यों बताएंगे? तो कहने का मकसद मेरा है कि उनकी जो तरबियत हुई है ईरान की, वो इब्तिदा से ऐसी हुई है कि देखो हमारे साथ कोई भी किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हमको धमकी मत देना कभी, हमें प्यार से बात करो, हाँ तिजारत की बात करो, लेन देन की बात करो, हम हाजिर है। कभी हमें आंखें नहीं दिखाना, अगर आंख दिखाओगे तो 2 में से 1 ले लेंगे हम वापस। तो कहने का ये एक मिजाज शुरू से बना हुआ है। और अकबर इलाहाबादी का शेर है इस सिलसिले में, याद रखिए, बड़ा गहरा शेर है। लोग मैं समझता हूँ मुताला करते फिर उस पर अमल नहीं करते। और अकबर इलाहाबादी जो अल्लामा इकबाल के हमअसर शायर थे, उनका शेर है, जो हाईकोर्ट के जज थे इलाहाबाद के। और वो शेर ये है, आपको पसंद आएगा, कि खुदा के काम देखो बात क्या है क्या पहले है। खुदा के काम देखो, खुदा के काम देखो बात क्या है क्या पहले है। नजर आता है मुझको बदर से गारे हीरा पहले। ओह वाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट। अंदाजा लगे, फिर से सुनिए शेर। खुदा के काम देखो बात क्या है क्या पहले है, नजर आता है मुझको बदर से गारे हीरा पहले। क्योंकि गारे हीरा में पहली आयत उतरी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लमल बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये आयत सुजदा है, पूरी पढ़े तो सुजदा करना पड़ता। तो मेरा मकसद बोलने का ये है कि ये आयत के बारे में क्यों बोले, तो इसका जवाब ये है कि ये कह रहे हैं कि दुनिया की जितनी किताबें कुरान से पहले नाजिल हुई, चाहे वो अंजील हो, बाइबल, चाहे वो तौरात हो या ज़बूर हो, उसमें कहीं पे भी पढ़ने के ऊपर नहीं बात किया अल्लाह। तो तुम्हारे पे क्यों कर रहा? सोचिए ना, एक कानून नया आया जिसको आप बोलते हैं इम्प्लीमेंटेड अमेंडमेंट न्यू लॉ। तो ये अमेंडमेंट का लफ्ज क्यों लाते आप? तो इसका जवाब ये है, कानून पहले से था, उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाए। और वो तब्दीली इसलिए लाए, वो आपके फायदे के लिए है। दुनिया में कोई कानून से इंसानों के लिए बनाए जाते हैं, नुकसान के लिए नहीं बनाते। कभी नहीं देखेंगे जानवर के लिए कोई कानून बन गया, नहीं हो। कुत्ता जाके 15 आदमियों को अगर काट ले, बच्चों को पार्क में काट ले, तो आप क्या बोलेंगे? कुत्ते को सजाए मौत दो? नहीं बोलेंगे, ऐसा तो कानून है नहीं। फिर वो एक आध कुत्ता काट लिया, हर थोड़ी कुत्ता काटता। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि इन बातों पे तवज्जो दो। तो अकबर इलाहाबादी ये कह रहे हैं कि अल्लाह ये कह रहा है कि तुम पहले पढ़ो और बाद में लड़ो। ये नहीं बोला उन्हें कि तुम पहले लड़ो। तो यही तो बोल रहे हैं अकबर इलाहाबादी के बदर कब हुआ और गारे हीरा कब हुआ, पहले क्या हुआ पूछ रहे। ये बड़ी गहरी बात है समझने की। और पढ़ाई और तालीम की वजह से ईरानी इस मामले में बहुत आगे है। बस जिन चीजों को आप फॉलो करेंगे ना, वो इल्म की बात होगी ना भाई। यानी कि आपके कहने का मकसद ये है कि ईरान में एजुकेशन पे बहुत तवज्जो दी जा रही है। हमारे अपनी कंट्री के अंदर ज्यादातर जो कमजोरी नजर, जैसे पाकिस्तान में जो कमजोरी नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है कि तालीम का ज्यादा वो है, तालीम की बहुत कमी है वहाँ पे तालीम पे तवज्जो नहीं देते। हुक्मरान आते तो हैं मगर वो चाहते ही नहीं है कि है ना वहाँ पे है ना एजुकेशन को आम किया जाए, एजुकेशन को फ्री किया जाए, पढ़ाया जाए। वो तो पढ़ाना नहीं चाहते ना, वो हमको, वो चाहते हैं जाहिल रहता कि हमारी खिदमत करती रहे। नहीं तो
तो ये गलत बात है ना। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। कुरान शरीफ इसलिए कि मुल्क तरक्की नहीं करते थे। पढ़ते हुक्मरान से लेके एक आला आदमी से लेके कमतर से अबतर सारे कुरानी पढ़ते ना। सुबह में उठ के सिपारा पढ़ते, पारा पढ़ते, बच्चों को मस्जिद भिजाते, मदरसे में लड़कियों को भिजाते और घर में आलिमा पढ़ाते। मेरा बोलना ये है कि अमली जामा कौन करा, कामयाबी उसको होती है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। खाकी अपनी फितरत ना नूरी है ना नारी है। ईरान क्यों तालीम याफ्ता है, इस बात का सबूत इस बात से मिल जाता है कि रशिया जैसे सुपर पावर कंट्री उससे कहता है कि भाई कुछ ड्रोन टेक्नोलॉजी हमें भी दे दो। ये तब मांगते हैं अगर कोई चीज मेरे पास है आपका नहीं है तो आप क्या बोलेंगे, बाजी भाई मेरे को कुछ दे दो इसमें से। इसका मतलब है आपके पास नहीं है वो, जबकि आप और मैं एक ही स्कूल में पढ़े। ये क्या बात है कि मैं आगे निकल गया आप नहीं निकले? तो इसका जवाब ये है कि आप तवज्जो नहीं दिया आपने बात पे। तो इन चीजों पे सोचना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए तालीमी माशरे के सिलसिले में अपने फंड ज्यादा करें। अपना अब एक खा लिए पी लिए बहुत खाए, अब शहबाज लिए, उन्हों लिए, जितने भी लिए भाई अच्छा करे, मगर मैं बोल रहा हूँ खाकर काम करो। अगर बगैर खाए काम करेंगे मैं पसंद नहीं करता आपको, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई दफ्तर नहीं है जहां आप मुलाजिमत नहीं करे और शाम में तनख्वाह लेने महीने के आखिर में चले गए और आपको तनख्वाह भी मिल गई। ऐसा नहीं है ऐसा कानून ऐसा नहीं है दुनिया में, ये दस्तूरी नहीं है ये। तो इन बातों पे तवज्जो देना चाहिए और अपने जैसा पंजाबी में मुहावरा है ना, मंजी तले दांग ठहरो तेनू पता चले, यानी अपने गिरेबान में पहले देखो आपको मालूम होता कहाँ है। हाँ, तो ये चीजों पे बहरहाल क्या बोलूं मैं, बात नहीं आपने तो बड़ा अच्छा, जो आपने थोड़ा बहुत जितना भी आपने बोला है बहुत अच्छा बोला है और बहुत जबरदस्त आपने कम अल्फाजों में इतना ज्यादा वो आपने टाइम इतना कम है मगर फिर भी आपने अपना तजिया बहुत अच्छा दिया। कॉलर तो मैसेज है शुक्रिया, तो मगर बहुत प्यारा आपने बात की और बहुत अच्छी और लॉजिक के साथ आपने बात की है। ऐसे नहीं बात की कि हवा में बात कर रहे हैं, मगर आपने बहुत हकीकत को लेकर सामने लेकर आए और आपके पास इंफॉर्मेशन थी, वो इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की। इरफान भाई क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में? आपने देखा इरफान भाई सबसे आगे बोलते हैं, फौरन एग्री और डिसएग्री करने लगते हैं, मगर आपकी बात पे तो वो डिसएग्री करने के लिए तैयारी नहीं, इसलिए कि बात में लॉजिक है, इसलिए वो कुछ बोलने की तैयारी नहीं, उनको खामोशी से सुन रहे हैं। हमारे बड़े भाई हैं जी इरफान भाई, हमारे बड़े भाई है, दिली जान से इज्जत करता हूँ मैं उनकी। इरफान भाई इज ए ग्रेट, वसीम भाई इज ए ग्रेट। जी इरफान भाई बहुत शुक्रिया। जी हाँ, बहरहाल काफी डिटेल तफसील बताई अपना खलील अजहर साहब ने, और खलील अजहर साहब ने। जी हकीकत यही है कि देखिए इत्तेहाद बड़ा जरूरी होता है जब ऐसे काम आए, जैसे ईरान डटा है अपने मौके पे, बिल्कुल सही कहा है। देखिए एक बात मुझे इनकी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि जरूर लो, कोई भी हुक्मरान लेता है पैसा ले पैसा, मगर पैसा लेने के बाद काम तो जरूर करे ना। काम क्यों नहीं करता? तनख्वाह ले रहा है तो उसके ऊपर पूरा टाइम दे, ये नहीं कि बगैर काम करे तनख्वाह ले ले। तो ये वाली बात बहुत अच्छी है। आप इससे एग्री करेंगे कि शहबाज शरीफ दुनिया में सारी जगह तमाम ममालिकों में गए और जाके उन्होंने MOU साइन की, सऊदी अरब में उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया। कहते हैं कि आज तक शायद किसी भी हुक्मरान को, किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा प्रोटोकॉल नहीं मिला। खुशफहमी जरूर कर दूं कि हाँ यही मैं चाह रही थी, आप जरा कुछ थोड़ा आप बोल दें, उन्होंने तो बहुत अच्छी बात की है। जी जी, ये इज्जत अफजाई शहबाज शरीफ को नहीं मिली, ये आपकी फौज को मिली। अच्छा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को इसका क्रेडिट नहीं जाता? नहीं वो तो जी हेलो, ये तिवारी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है अमेरिका के बारे में, जो कुछ कहना चाहते हैं, जो हमने ट्रम्प के बारे में गुफ्तगू की थी। तिवारी साहब 5 मिनट रुक जाइए, मैं जरा इरफान भाई का मैसेज ले लूं। हाँ जी, वेलकम आपको शो में करते हैं। तो मगर एक जरा सा मैं अभी पाकिस्तान के मुताबिक थोड़ा सा इनसे मैसेज ले लूं 30 सेकंड का, उसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। ट्रम्प के बारे में बात करेंगे, जो ट्रम्प ने किसके कहने पे ये बयानिया दिया, तो उस पर बात होगी। जी जी सर, ये है कि आपके पास एक बड़ी प्रोफेशनल और बड़ी एक बाइज्जत फौज है जिसकी दुनिया में बड़ी रिस्पेक्ट है, और इसको अच्छी दुनिया की टॉप फोर्सेस में आपकी फौज का नाम आता है। तो ये सारे मुआहदे जो हैं, ये सियासी जो आप कह रहे हैं, उसके पीछे असल ताकत जो है वो आपकी फौज की है। और तो यानी कि आप ये कहते हैं कि सऊदी अरब में जो इतना प्रोटोकॉल दिया गया वो भी उन्हीं की वजह से दिया गया शहबाज शरीफ साहब को? मेरी अपनी जाती राय है, हो सकता है कोई मुझसे इख्तिलाफ करे, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ कि देखिए उनके करैक्टर जो हैं, आपको पता ही है हमारे शहबाज शरीफ साहब के माशाल्लाह माजी में क्या करैक्टर रहे हैं, उन पे क्या इल्जाम रहे हैं, कैसे कैसे केसेस रहे हैं। जिस मुकाम पे हम आज पाकिस्तान खड़ा है, इस मुकाम पे कभी ये खड़ा ना होता अगर ये लोग पिछले 30 साल से
ऐसी हुकूमत कर रहे हैं कि उन्होंने करप्शन का दरवाजा बहुत खोला और इस मुल्क का सत्यानाश किया। पर क्या मैं आप इतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, सारी दुनिया जानती है इनकी माजी को, इनके किरदार को। तो मकसद मेरा ये है कि पाकिस्तान की फौज का मिडिल ईस्ट की कंट्रियों को इसकी काबिलियत का इल्म है। इसमें आप माजी में जानेंगी तो आपको पता चलेगा कि हमारी फौज में मिडिल ईस्ट में कैसे भी हादसा हुए। खाना काबा में भी कब्जा हुआ तो आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ जो था उसने अपनी फौज के साथ वहां पे ऑपरेशन किया। तो मकसद मेरा है कि इसी तरह हमारी फौज की जो रिस्पेक्ट है वो मिडिल ईस्ट में बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये सारी इज्जत जो है उनको दी गई है वो इस वजह से ही है, हमारी फौज की वजह से और हमारे मुल्क की फौज की। जी तिवारी साहब, आप बताइए कि क्या कहेंगे। अभी काफी लोगों ने अपनी अपनी राय दी, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई कि ट्रम्प साहब के बारे में। तो आपकी क्या राय है इस सिलसिले में कि किसके कहने पे, किसके दबाव में आके ट्रम्प ने किया? तो आपकी भी इधर हम राय लेना चाहते हैं। जी, किसके दबाव में? कहाँ पे? मतलब इंग्लैंड में? जी, जो उनका प्रोटोकॉल दिया गया, जो उन्होंने बयान दिया कि अगर इंग्लैंड में हमला हुआ तो समझे अमेरिका पे होगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं सीधी बात बता दूं, इसकी जड़ जो है इंग्लैंड और अमेरिका और इजराइल, ये 3 कंट्रीज पूरी वर्ल्ड के साथ में अगर भिड़ना पड़े तो भिड़ेंगे, लिए तीनों एक साथ में है। और उसके साथ में यूरोपियन यूनियन को दाएं बाएं रख लें कि उनके अपने जहां हित सत्ते हैं, जहां उनका काम होता है वहां पे उतना खड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी अमेरिका के साथ में रहे हैं जहां जहां अमेरिका ने वार की है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, ये ट्रीटी आज की नहीं, ये ट्रीटी अमेरिका और इंग्लैंड के बीच में जो है सैकड़ों सालों की है। आप देख लें कि कई जगह पे यूरोप के फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री हो जाए वहां पे, लेकिन द मोमेंट, चाहे बिल क्लिंटन का टाइम हो, चाहे आपके ओबामा का टाइम हो, चाहे बुश का टाइम हो, चाहे अभी डोनाल्ड ट्रंप का टाइम हो, तो ये इसकी गड़े, इसके ऊपर कभी भी ट्रंप या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये बहुत बड़े लेवल पे है, जिसके अंदर में जैसे आप छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि जब टैरिफ पूरी दुनिया पे लगाया, आपको पता होना चाहिए कि सबसे लोएस्ट टैरिफ में आता है क्या नाम है अपना ब्रिटेन, और उसके साथ में कोई शर्तें नहीं है, सबसे लोएस्ट टैरिफ में आता है। तो फिर भी लेकिन छोड़ा नहीं है, वो एक अलग बात है। ब्रिटिश पीपल इस चीज को बहुत लाइटली नहीं लेंगे, लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है उस कहने के अंदर में बिल्कुल ये है कि कहीं पे भी अगर ब्रिटेन में कोई टेररिज्म का भी अटैक होता है, कोई भी कंट्री करती है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार में बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी ब्रिटेन ने भूमिका क्या निभाई थी? ब्रिटेन एक तरह से लीडर्स में से था, उसमें से आज की तारीख, हाँ बिल्कुल, आपको बताऊं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार दोनों के अंदर में ब्रिटेन लीडर था, उसके अंदर में बाद में वो कोलैप्स हुआ, लेकिन अमेरिका ने ये जो वार थी इससे खूब कमाई की थी, और इस कारण से अमेरिका ने वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और वो सारी जो भी चीजें हुई, वो तो खैर पहले हो चुकी थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सॉरी अबाउट इट, लेकिन उसके बाद में जो टेक्नोलॉजी और सारी चीजें हुई हैं वो अपनी जगह पे है। रहा सवाल, एक बात इरफान साहब ने कही जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा, लेकिन उसमें मैं एक अलग ढंग से बोलूंगा, इसका बुरा मत मानिएगा, सिर्फ मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं समीना जी की इस बात बहुत इज्जत करता हूं, क्योंकि वो जब बोलती हैं वो शुरू में ही कह देती है कि हम जब कई बार चिल्लाने बोलने लगते हैं, एक दूसरे को इंसल्टिंग करने लगते हैं, तो जो बोलती हैं समझाती हैं बहुत अच्छा करती हैं, और ऐसे ही जर्नलिस्ट चाहिए। मैं ऐसे तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं, बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये मेरे दिल के ख्याल है। तो इरफान साहब आप भी उन लोगों में से हैं कि जो बहुत अच्छा समझते हैं, बोलते हैं। नाउ पाकिस्तान दुनिया में आर्मी का जो है वो पूरा का पूरा दखल होता है किसी भी मुल्क के लिए हो। जिस मुल्क की आर्मी स्ट्रांग है वो मुल्क स्ट्रांग है, सीधी बात समझ लीजिए। आप फाइनेंशियली दो पावर है आपके पास में, या तो फाइनेंशियल हो या मिलिट्री वाइज हो, तो दोनों में से एक भी जिसके पास में नहीं है, जो कमजोर है वो फिर कमजोर है, और कमजोर का क्या होता है? दबाया जाता है हमेशा। पाकिस्तान की आर्मी बड़ी आर्मी है, उसने कई जगह पे हिस्सा लिया है, कई बार सऊदी अरब की तरफ भी गया भी है, कई बार नहीं भी गया है, कई सारी चीजें हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो पूरा जो पॉलिटिक्स है
उसके अंदर में अरब कंट्रीज इसको इग्नोर नहीं करते और पाकिस्तान को कोई इग्नोर नहीं कर सकता और न करना चाहिए किसी भी लिहाज से। ओके, हर लिहाज से, क्योंकि मैं तो देखिए उस फीलिंग का हामी हूँ समीना जी और इरफान साहब, कि मुझे याद है कि जिस वक्त में पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था वर्ल्ड कप के और जीते थे, तो उस वक्त में पूरी क्रिकेट बिरादरी ने और पूरे हिंदुस्तान ने इस पर जश्न मनाया था, बोले कि हमारा अपना जीता कोई, ठीक है, इस ढंग से हुआ था। तो ये कल भी हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, ये सारी चीजें थी, तो उसमें एक सवाल यही आता है अपने आप में कि आज की तारीख में पाकिस्तान की आर्मी है, और मैं बारंबार इसी बात को कहूंगा कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, ऐसे लोग जो थोड़ा जहन रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार है, वो बैठ के इस बात पे सोचें, बैठ के कि आखिर क्या किया जाए और किसमें पब्लिक का फायदा है कि आज तक हम हिंदुस्तान के विरोध में चलते रहे, कश्मीर कभी कोई मसला हमारे पास में रहा ही रहा, ओके, और वो विशेष रूप से कश्मीर का, मतलब क्या पूरे 75 साल तो लड़ते हुए हो गए जी, और कितने साल हम अपने नौजवानों को मरवाएंगे? भाई कौन मरता है? जी, कितने लोगों को जी, बॉर्डर से जो जवान मरता है, ओके, उसके भी माँ बाप है, भाई बहन है, और वो हो सकता है, मैं तो साफ हो सकता नहीं, बहुत बार हुआ भी है कि जो मारे गए हैं उनके रिश्तेदार हिंदुस्तान में थे, किसी का कुछ ना कुछ वो लगता था, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में विचार हो और ऐसे लोग एकेडमिशियन और लोग बाहर आए जैसे आप हैं बोलने का, तो लोगों को हमें साथ में लेना पड़ेगा कि ऐसे मामलों के अंदर में फिर से पाकिस्तान में और हिंदुस्तान दोनों में ये सोच शुरू हो कि हमने लड़ करके क्या पाया है, क्या पाया है। हमें लड़के एक दूसरे के खिलाफ पाके जाने के बाद हमने क्या पाया, समझे, खोया पाया कुछ भी नहीं है। सुनिए, और साथ में मिलके काम करने से हमें क्या फायदा होगा, इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट होनी चाहिए जिसके अंदर एनालिसिस हो, टेक्नोलॉजी से लेकर के हर चीज में, जो एनालिसिस करें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मिलके अगर बॉर्डर ऐसी बनाते हैं जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच में है, ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, काम हो रहा है, और ऑफ कोर्स आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा जो गलत काम करने वाले हैं उन लोगों के ऊपर। दोनों की आर्मी, दोनों की पुलिस, दोनों के मिल करके वो ये चीज करे। और ताकि ये डिस्कशन अब नहीं तो कब, 75 साल हो गए, हमारे जो परदादे होंगे जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान के टाइम पर रहा होगा, अगर वो कहीं पे भी होंगे तो अपना सर पीट रहे होंगे। जिन्ना ने भी ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो है वो उनके साथ में कोई बुरा करेगा, कभी नहीं सोचा था। उन्होंने तो आखिर जमहूरियत की बात की थी, आखिर अगर मैं गलत नहीं हूँ। और जिन्ना की बहुत सारी चीजें विरासत हिंदुस्तान के अंदर में है, इस लिहाज से लाल कृष्ण आडवाणी जैसा व्यक्ति वहां पे जाता, क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना था, अपना ही था। उसने एक मुल्क मांगा, उस वक्त में गांधी ने बड़ा दिल किया, उन्होंने कहा बोले ठीक है, या कांग्रेस जो भी उस टाइम पे थे, ये कोई आसान चीज नहीं होती, ओके। अगर पाकिस्तान एक मुल्क के रूप में सोचता है तो उसको भी ये पता है कि अभी बांग्लादेश निकला है तो कैसी तकलीफ हुई है हर एक को, तो वो एक ऐसी चीज थी। लेकिन आपको सारा 75 साल तो आप ला नहीं सकते, ना किसी के पास में इतनी औकात और ताकत है कि जो लोग मारे गए हैं, जो नुकसान हो गया, जो जनरेशन मर गई, मतलब 75 साल की उम्र तक में आपकी 3 जनरेशन हो जाती हैं, 25 की। किसी का दादा मरा होगा, फिर बाप मरा होगा, किसी का बेटा मरा होगा, ठीक है, चाहे हिंदुस्तान में मरे चाहे पाकिस्तान में मरे। मेरा ये मानना है कि अपने बुजुर्गों के बारे में और उनकी सोच के बारे में हर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी को जाना चाहिए। उसमें बहुत सारे थे, जयप्रकाश नारायण भी थे उसमें, जिन लोगों ने उनके पास में जाए, वो हो सकता है जिंदा ना हो, लेकिन उनके ख्याल, उनकी सोच, उनकी बात जिंदा है, और वो जैसे भी हुआ है और उसको समझे, एक डिस्कशन हो कि जिसके अंदर में हम बात ये कर रहे हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी लड़ाई होने से क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ और क्या क्या नुकसान होगा अगर इस तरह का इसको नहीं रोका गया, होता रहेगा। चले, अगर हम इसको बंद कर दें और बंद करके अगर हम इसके ऊपर ट्रेड के ऊपर बाकी कामों पे लगे तो क्या होगा, इस पे क्या होगा, एक रिपोर्ट आनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा मैसेज दिया कि डिस्कशन करके। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया कि आपने। सवाल उछालता हूँ, जो भी लिसनर है
अगर वो इस बात से सहमत है, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है तो ये वो इस काम के अंदर में जरूर सहयोग करें। ओके, कोई ड्राफ्ट जरूर सोचें और जरूर ड्राफ्ट बनाएं। बहुत अच्छा मैसेज है और बहुत अच्छी बात है। समीना जी को आप कांटेक्ट करें, इस प्रोग्राम को कांटेक्ट करें। हाँ। और इनके माध्यम से अगर आप मुझ तक पहुंचना चाहेंगे तो पहुंच जाएंगे। लेकिन ये क्लियर है कि एक नई सोच, अब जैसे नेपाल ने एक रास्ता दिखा दिया, कितनी जनरेशन और मारेंगे हम तो एक दो को नहीं मार रहे हैं, हम जनरेशन मार रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि हम जनरेशन मार रहे हैं। भाई जितना हम मारेंगे उतना हमारा नुकसान है। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि दोनों ममालिक को चाहिए कि कुछ इस तरह की प्लानिंग करें, कुछ इस तरह का चीजें लेकर आए। कब तक 75 साल से लड़ रहे हैं, कब तक लड़ते रहेंगे? ये दोनों ममालिक का नुकसान है, किसी का फायदा नहीं है इसमें। नुकसान ज्यादा है, फायदे बहुत कम है। तो हमें देखना चाहिए जो बहुत सारी ताकतें हैं जो नहीं चाहेंगी कि दोनों ममालिक आपस में मिलके कुछ कर सके। तो हमारा मौकूफ यही है इस शो को करने का कि क्या ऐसा चीजें करी जाए। इरफान भाई आपका लास्ट मैसेज देना चाह रही हूँ, बस प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, खुदाफिज लूंगी। जी बहुत शुक्रिया। टाइम खत्म हो गया। बस आखिर में कहूँगा कि अच्छी बातें की हैं अपना तिहारी साहब ने, और लेकिन बात बस वही आती है तिहारी साहब जो कल भी मैं कह रहा था और आज भी, कि आपकी मेरी गुफ्तगू में शायद अच्छी सोच हो, पॉजिटिव हो, कि हम आपस में मिलकर बैठें, सब कुछ करें। लेकिन ये जो राजनीति है ना, कमबख्त ये राजनीति जो है ये बैठने नहीं देती है। आप ये कहना चाहते हैं इरफान भाई कि राजनीति बैठने नहीं देती है? सुकून नहीं लेने देती, ये सुकून नहीं लेने देती। ये जो है बिल्कुल सही है, एग्री हूँ। ये जो है ना, ये जो राजनीति है, ये अपनी मफाद के लिए, अपनी इंटरेस्ट के लिए आवाम को भी कुचल देती है, उसकी ख्वाहिशात को भी कुचल देती है। ये बात आपकी सही है कि हमें बैठ के मिल के काम करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि ना तो आप इतने बाख्तियार है ना मैं हूँ, राइट, कि हम एक दूसरे को मिला सके मुल्कों को। बात यह है मैं आपको मैं एक बात बताता हूँ शरीफान साहब जी, सॉरी, मैं एक बात बताता हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है नेताओं की जगह पे जो रिवोल्यूशनरी थे, जो क्रांतिकारी थे, जो मारे गए ब्रिटिश राज से लड़ते हुए, उनको हमेशा माना है। ठीक है, उनकी कोई जाति धर्म नहीं थी, उनका लिए मुल्क था जिसके लिए वो फॉरेनर से लड़े और उन्होंने अपनी जान दी, और जितना टार्चर सहा उतना कोई क्या सहेगा। एक तो मेरा ये मानना है कि अगर नेपाल ने अभी एक रास्ता बताया है, मैं नहीं कहूंगा कि ऐसा एक्सट्रीम पे किसी को भी पहुंचना चाहिए, लेकिन अगर आज की तारीख में सोशल मीडिया और उसके बाद में सर्वे और पॉपुलरिटी की, मीडिया की इतनी ताकत है कि जहां गवर्नमेंटों को पता लग जाता कि वो किस गड्ढे में जा रहे हैं, क्योंकि पब्लिक के अब डिजिटल डेमोक्रेसी का वक्त आ गया। तो ऐसा है, नाउम्मीदी नहीं, रास्ते में मुश्किलें बहुत है, बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं या कोई भी रखता है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपका मैसेज आ गया है, बहुत अच्छा आप लोगों ने अपना मैसेज दिया और बहुत अच्छी बात हुई है। जितनी भी बात हुई है आप लोग जरूर कमेंट में लिखें कि आज का आपको शो कैसे लगा। आपने देखा ट्रम्प के बारे में भी जो गुफ्तगू हमारे कॉलर्स ने की और जिन्होंने बहुत अच्छे से आपको बताया कि ट्रम्प क्या सोच रहे हैं, उनकी प्लानिंग क्या है। तो आपको क्या लगता है कि ट्रम्प अपनी ये जो प्लानिंग करते हैं तो इसमें कामयाब होंगे, जबकि उनकी अपनी आवाम भी उनके साथ अभी तो हैप्पी नहीं है, उनके अपने लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए। तो ट्रम्प को सोचना चाहिए, जिस तरह हमारे कॉलर ने अभी आके आपको बताया कि भाई कुछ अच्छे काम करके जाएं ताकि लोग उनको अच्छे अल्फाजों में याद करें। इसलिए कि अब दोबारा तो अमेरिका की ये पॉलिसी नहीं है कि 2 टर्न ले ली उन्होंने तो बस ये इनकी आखिरी टर्न है, तो 1 साल उनका गुजर गया, 3 साल उनके बाकी हैं, तो 3 साल में कुछ तो ऐसे काम करके जाएं कि लोग उनको अच्छे लफ्जों में याद करें। ऐसा ना हो कि लोग दुआएं कर रहे हों कि जल्द से जल्द ट्रम्प का बारी पूरी हो, कंप्लीट हो उनकी अपनी टर्न, और वो जाएं और जाने के बाद उनको बुरे अल्फाजों में हमेशा वो लोगों के दिलों में जिंदा रहें। तो हमारा मैसेज यही है। तो अब जाते जाते यही कहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी ने इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया समीना जी।